CIA कोल्ड वॉर के दौरान कम्युनिज्म के प्रसार को रोकना चाहता था, इसीलिए उसने मैकल्ट्रा नाम के प्रोग्राम का निर्माण किया ताकि वे अपने गैजेट्स की जांच करते हुए सोवियत को भी रोक सकें। वैसे तो इनमें से ज्यादातर मैकल्ट्रा की एक्टिविटीज को CIA डायरेक्टर रिचर्ड हेल्म्स द्वारा नष्ट कर दिया गया, लेकिन एजेंट्स को सीखने के लिए एक मैनुअल का निर्माण किया गया था, वो बच गया। तो आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही सीक्रेट्स जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है। US गवर्नमेंट का मानना था कि सोवियत्स दिमाग पर कंट्रोल रखने और हत्याएं करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया करते थे। उन्हें डर था कि वे पीछे रह जाएंगे, इसलिए वे इसकी क्षमता को परखना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने खुद का सीक्रेट प्रोग्राम बनाया जिसका नाम मैकल्ट्रा था। इनका मेन काम था जहर का निर्माण करना और उसे डिलीवर करना। उनके शस्त्र गृह में 8 घटक पदार्थ थे और 27 अक्षम थे। इनमें से कई पदार्थ तो उन्हें पर्यावरण में ही मिल जाते थे, जैसे कि शेलफिश टॉक्सिन्स, कोबरा का जहर, बोटुलिनम और मगरमच्छ का पित्त। इन जहरों की डिलीवरी करने के लिए CIA ने कुछ शस्त्रों का निर्माण किया, जैसे कि नॉन डिस्क्रिमिनेबल बायोइनक्यूलेटर, .45 कैलिबर कोल्ट पिस्टल, जिससे एक जहरीली डार्ट को फायर किया जा सकता था। अगर इसे दृष्टि और कंधे के सपोर्ट के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इससे 250 फीट तक डार्ट शूट की जा सकती है, वो भी बिना किसी सबूत को पीछे छोड़े। इनमें से कई प्लान तो इसलिए बनाए गए थे ताकि US पर किसी तरह का खतरा न रहे, जिसका एक उदाहरण है कांगो के प्रेसिडेंट पैट्रिक लुमुम्बा, जिन्होंने सोवियत से अपील की थी जब पश्चिमी लोग उन पर भारी पड़ रहे थे। इससे आइजनहावर प्रशासन भी चिंतित हो गए। 1960 में एक ऐसी टूथपेस्ट की ट्यूब का निर्माण किया गया जिसे मिस्टर लुमुम्बास टॉयलेटरी किट में शामिल करने के लिए एक एजेंट को कहा गया था। ऐसा कहा जाता है कि लियोपोल्डविले की कैपिटल सिटी में CIA कार्यालय प्रमुख ने उस ट्यूब को नदी में फेंक दिया और इस प्लान का तिरस्कार किया। इसी तरह उनके अगले शिकार थे इराकी जनरल अब्दुल करीम कासिम। एजेंसी ने उनके लिए एक जहर से भरा रुमाल भेजा जिसमें बेहोश कर देने वाला एजेंट ब्रुसोलियस शामिल था, लेकिन इस रुमाल के पहुंचने से पहले ही एक फायरिंग स्क्वाड ने उनकी जान ले ली। CIA की गहन भागीदारी का एक विशेष ऑपरेशन था जिसका नाम था ऑपरेशन मोंगूज, जिसके पीछे का मकसद था क्यूबन लीडर फिदेल कास्त्रो की जान लेना। बे ऑफ पिग्स आक्रमण के फेल हो जाने के बाद प्रेसिडेंट कैनेडी के भाई रॉबर्ट ने CIA के साथ मिलकर कास्त्रो शासन से छुटकारा पाने के लिए नई अप्रोचेस और पॉसिबिलिटी की खोज की। कास्त्रो की प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए एक केमिस्ट ने उनके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में LSD जैसे एक कंपाउंड का छिड़काव करने के लिए कहा और वे अपने रेगुलर ब्रॉडकास्ट के दौरान गड़बड़ी करेंगे, लेकिन इस प्लान को बदल दिया गया था क्योंकि इस केमिकल के भरोसे नहीं रहा जा सकता था। अन्य योजनाओं में उनकी ट्रेडमार्क दाढ़ी और डिपिलेटरी एजेंट शामिल थे। आइडिया कुछ ऐसी थी कि अगर वे दाढ़ी खो दें तो इससे उनकी मर्दाना छवि खराब हो सकती है। एक प्लान के हिसाब से एक एजेंट ने उनके जूते में डिप्लेटरी केमिकल थेलियम का छिड़काव करेंगे जब वे अपने जूते होटल रूम के बाहर चमकाने के लिए रखेंगे, लेकिन कास्त्रो ने ये ट्रिप कैंसिल कर दी, जिसके कारण इस प्लान को भी कैंसिल कर दिया गया। यहाँ तक कि उन्हें सिगरेट के जरिए मारने के भी प्लान्स बनाए गए जो कि सच में बहुत ही अजीब थे, जिसमें से एक ये था कि एक क्यूबन डबल एजेंट उन्हें एक बोटुलिनम से भरा सिगार देगा जो कि एक बेहद ही जहरीला पदार्थ है और ये एक ऐसा न्यूरोटॉक्सिन है जो कि कुछ क्षणों में ही प्राण लेने के काबिल होता है। लेकिन उनका ये प्लान भी फेल हो गया क्योंकि एजेंट ये काम करने में असक्षम रहा। एक और प्लान कल्पना की गई थी कि जब कास्त्रो UN की यात्रा के दौरान सिगरेट जलाएंगे तब एक ब्लास्ट होगा जिससे उनके सिर को उड़ाया जा सके, लेकिन इस प्लान को भी अमल में नहीं लाया गया। जिसके बाद कास्त्रो सिक्योरिटी ने सिगरेट के एक एक्सक्लूसिव ब्रांड का इस्तेमाल किया जिसका नाम था द कोहिबास, और ऐसा इसलिए ताकि उन्हें इस तरह की करतूतों से बचाया जा सके। जब उनका सिगार का प्लान फेल हो गया तो CIA ने कास्त्रो की उन एक्टिविटीज पर नजर रखना शुरू कर दिया जिसका वे आनंद लिया करते थे, जैसे कि वेराजरो बीच पर सी डाइविंग करना। सीपियों के विस्फोट पर परीक्षण शुरू हुए लेकिन वे अविश्वसनीय और अव्यवहारिक थे, इसीलिए इस आइडिया को भी कभी नहीं अपनाया गया। कास्त्रो को डाइविंग करना बेहद पसंद था, इसीलिए CIA ने उन्हें एक ऐसा डाइविंग सूट देने की कोशिश की जिसमें ट्यूबरक्लोसिस हो जाए और ऐसे बैक्टीरिया पहले से ही मौजूद हों। यहाँ तक कि उन्होंने उनके सूट पर कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स का भी छिड़काव किया जिसकी वजह से उन्हें मेटुरा फूट नाम का स्किन डिजीज हो। लेकिन उन्होंने जिस बंदे को ये काम दिया था उसने उन्हें इसकी जगह दूसरा सूट
नोट दिया। यहाँ तक कि CIA ने पेपर मेड बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल करने की भी सोची, जिसमें एक हाइपोडर्मिक नीडल और द ब्लैक लीफ 40 लगा हुआ था। इसमें निकोटीन सल्फेट की खतरनाक मात्रा होती है और पेस्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन एक बार फिर जिस एजेंट को ये काम दिया गया वो भी उसमें विफल हो गया। इस बात को CIA के चीफ ऑफ टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन डॉक्टर सिडनी गोटिल्बे ने समझा। वे समझ गए थे कि एजेंट्स को ये सभी काम काफी चतुराई से और समझदारी से करने पड़ेंगे। उन्होंने जॉन मुहलन नाम के एक जादूगर को $3000 दिए ताकि वे इन एजेंट्स के लिए एक मैनुअल लिख सकें, ताकि एजेंट्स इस काम के पीछे इस्तेमाल में लाए जाने वाले हुनर को सीख सके। मुलहोलैंड क्लोजअप मैजिक के मास्टर थे, जिसमें ऑडियंस को थिएटर, मनोविज्ञान और सेटअप द्वारा बेवकूफ बनाया जाता है, और ये सभी स्किल्स उन एजेंट्स में होनी चाहिए जो कि ये मिशन कंप्लीट करना चाहते हैं। मुलहोलैंड ने 2 मैनुअल्स लिखे। पहले मैनुअल को सम ऑपरेशनल एप्लीकेशंस ऑफ द आर्ट ऑफ डिसेप्शन के नाम से जाना जाता है, दूसरे का नाम रिकॉग्निशन सिग्नल्स, और ये दोनों ही मैकल्ट्रा के दुर्लभ दस्तावेजों में से एक हैं। पहला मैनुअल गुमराह करने की स्किल से डील करता था। यहाँ एजेंट्स को बिल्कुल जादूगरों की तरह स्टेज सेट करना पड़ता है। मुलहोलैंड का मानना था कि प्रैक्टिस, रिपीटेशन और संभावित समस्याओं का आकलन करके और ऑडियंस को समझना एक सक्सेसफुल परफॉर्मेंस पाने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। किसी को भी बुद्धू बनाने के लिए एजेंट्स को ये पता होना चाहिए कि वे लोगों का ध्यान खुद की ओर आकर्षित ना करें, जिसके लिए आउटपुट और एटीट्यूड का कॉम्बिनेशन होना बेहद जरूरी है। उन्हें मौके के अनुकूल काम करना चाहिए, ना कि बहुत ही सख्त। उन्हें कभी भी घबराना नहीं चाहिए और जितना हो सके नॉर्मल बिहेव करें। मैनुअल का पहला पार्ट साइट लाइंस, जानकारी इकट्ठी करना और पहचान बदलने से संबंधित है। अगर हम साइड लाइंस के बारे में बात करें तो उसमें हाथों के मूवमेंट को आंखों से ज्यादा तेज नहीं होना चाहिए। इसके पीछे का सीक्रेट है आंखों का ध्यान कहीं और केंद्रित करना, या फिर लोगों को उस हकीकत पर विश्वास दिलाना जो असल में होती ही नहीं है। मैजिशियंस और एजेंट्स को लोगों का ध्यान भटकाना आना चाहिए, जैसे कि एक हाथ से कुछ करतब दिखाना और दूसरे हाथ से कप में जहर मिलाना। वे दर्शकों के मन में शक पैदा कर सकते हैं। वे किसी मासूम को भी उसके चेहरे में कुछ बदलाव करके दोषी ठहरा सकते हैं, और इस बात का इस्तेमाल करके वे झूठी यादें और तथ्यों को बदल सकते हैं। अगला भाग है जानकारी इकट्ठा करना। उदाहरण के तौर पर चोरी चुपके तस्वीरें निकालना एक बेहद ही महत्वपूर्ण कला है। 60 के दशक में CIA ने रिट्रैक्टेबल टेप मेजर के मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया, लेकिन मेटल टेप के इस्तेमाल करने के बजाय उन्होंने सब मिनिएचर मिनॉक्स कैमरे से जुड़ी एक काले कॉर्ड का इस्तेमाल किया। ये सभी चीजें जासूस के स्लीव के नीचे छुपी हुई होती थीं। तस्वीर लेने के बाद कार्ड टेप के साथ ही रोल हो जाया करती, जिससे कैमरा भी उनके हाथ में छुप जाए। लेकिन तस्वीरें लेना और छुपाना बेकार है अगर आपको भेष बदलना नहीं आता। जादूगर अक्सर भ्रम पैदा करने के लिए जुड़वा या फिर भेष बदलने वालों का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा ही कुछ जासूसों को भी करना चाहिए। इस मैनुअल में आइडेंटिकल ट्रिक इल्यूजन के बारे में भी लिखा गया है, जहां आप एक जगह पर होते हैं और दूसरे पल आप गायब होकर कहीं और नजर आते हैं। CIA इस तकनीक को आइडेंटिटी ट्रांसफर नाम से बुलाते थे। हाउडिनी ने इसका इस्तेमाल दीवार वाले करतब में किया था। उन्होंने कारीगरों के पास स्टेज पर एक दीवार बनाई थी और फिर वे स्क्रीन के पीछे छुप जाते थे। एक जगह से दूसरी जगह पर देखे जाते हैं, जिससे ऐसा लगा जैसे वे दीवार में कहीं गायब हो गए हैं। हालांकि लोगों को ऐसा लगता था जैसे यहाँ किसी ट्रैप डोर का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने शुरुआत एक दीवार की बाईं ओर से की जहां वे खुद मौजूद थे। बाद में उन्होंने अपने कपड़े बदल दिए और स्क्रीन से बाहर आते वक्त बिल्डर के असिस्टेंट के रूप में आए, और ये सब कुछ ऑडियंस के सामने हुआ। वहीं बाईं ओर की स्क्रीन पर मैकेनिकल आर्म्स को ऑडियंस की ओर हाथ हिलाते हुए देखा जा सकता था। वे दाईं ओर की दीवार के पीछे गए और वापस अपने ओरिजिनल कपड़े पहनकर सबके सामने वापस आ गए। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भी ऐसी ही तकनीकों का इस्तेमाल करने लगे। एक बार एक एजेंट ए को एक बहुत ही बड़े जासूस के साथ मीटिंग करनी थी, तो वे अपनी पत्नी के साथ पार्टी में नॉर्मल सूट और टाई पहनकर आए। एजेंट बी, जिन्हें सोवियत पहचानते भी नहीं थे लेकिन वे बहुत हद तक एजेंट ए जैसे नजर आते थे, वे पार्टी में आए लेकिन बेहद भड़क 1970 के स्टाइल के कपड़े पहनकर। एक और एजेंट सी, जिनका माना जाता था कि पिछले हफ्ते ही एक एक्सीडेंट हुआ था, वे अपनी पत्नी के साथ अपने पैर के फ्रैक्चर के साथ वहां पर आए। साथ ही में उन्होंने जैकेट और टोपी पहनी हुई थी। पार्टी के अंदर एजेंट ए और एजेंट बी ने कपड़े एक्सचेंज किए। एजेंट ए एजेंट सी की पत्नी के साथ बाहर चले गए और एजेंट बी पार्टी से बाहर सूट और टाई में ही चले गए ताकि कोई उनको पहचान ना सके। वहां से निकल जाने के बाद एजेंट ए ने अपने रोज के कपड़ों में उस टॉप स्पाई के साथ मीटिंग की, और जैसे ही उनकी मीटिंग पूरी हो गई तो ये ग्रुप एक बार फिर से पार्टी में एक हो गए। स्मार्ट हैं, लेकिन सभी आइडेंटिटी ट्रांसफर में पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर की जरूरत नहीं होती। CIA एक बड़े सेंट बर्नार्ड डॉग का इस्तेमाल भी आइडेंटिटी एक्सचेंज करने के लिए करते थे। एक एजेंट के पास एक कुत्ता था जिसे उन्हें बार बार वेटरिनेरियन के पास ले जाना पड़ता था जब कभी भी
डीब्रीफिंग या मीटिंग करने की जरूरत पड़ती थी तो जिस बंदे को मीटिंग के लिए जाना होता था वो सेंट बर्नार्ड कुत्ते का कॉस्ट्यूम पहनकर विशेष रूप से डिजाइन कैनल में बैठ जाया करते थे और स्पीकर्स के जरिए कुत्ते की आवाज निकाला करते थे, वो भी साउंड इफेक्ट के साथ। और जानवरों के डॉक्टर के पास ये मीटिंग हुआ करती थी। उसके बाद वो एजेंट कुत्ते के भेष में ही वापस घर आ जाया करते थे। कभी कभी एजेंट्स को भागने की तकनीक का भी इस्तेमाल करना पड़ता था, कभी कभी उन्हें खुद को बचाने की और कभी कैद से निकलने की भी जरूरत पड़ती थी। और इन कामों के लिए मैजिक मैनुअल उनके लिए बहुत ही बहुमूल्य साबित हुई। वे खुद ही एस्केप किट्स बनाया और छुपाया करते थे जिसमें वे खुद को छुड़ाने के औजार रखा करते थे। हैरी हाउडनी द्वारा बनाई गई एक किट में ये किट जूते की हील में छुपाई गई थी। ये हील एक हिंग फ्लैप की मदद से खुलती थी। CIA एजेंट्स इस तकनीक का इस्तेमाल नक्शे छुपाने, कंपास छुपाने और कुछ छोटे मोटे औजार छुपाने के लिए किया करते थे। हाउडनी ने एक गिगली आरी का भी इस्तेमाल किया जो कि एक फावड़े के रूप में गुजर सकती थी और जिसकी मदद से वे 1 इंच की सलाखें भी काट सकते थे। एस्केप किट को छिपाना एजेंट्स के लिए महत्वपूर्ण था और हाउडनी को इसमें मास्टरी हासिल थी। उनके पास एक अंडे के आकार का कंटेनर था जिसमें वे अपने सभी टूल्स रखा करते थे और जब इसकी खोज की जाती थी तब वे इसे अपने गले के पीछे छुपा कर रखा करते थे। CIA को कभी मात नहीं दी जा सकती। उन्होंने 9 उपकरणों का एक सपोजिटरी कंसीलर किट का निर्माण किया जिसमें वायर कटर्स, प्राय बार, ब्लेड, ड्रिल और रीमर थे जिसे 4 इंच लंबे 1 इंच चौड़ी डायमीटर वाली किट में छुपाया जाता था। और जब भी उन्हें इस टूल की जरूरत पड़ती थी तो इसे पाने के लिए वो जो करते थे वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। भागने का मतलब कभी कभी खतरनाक जगहों से भी भागना हो सकता है और ऐसा करने के लिए CIA लोगों को कभी कभी अनदेखी जगहों पर भी छुपाया करते थे। एक बार तो उन्हें मर्सिडीज बेंज की फ्यूल टैंक को 2 भागों में डिवाइड किया ताकि वहां पर उस गाड़ी के काम करते हुए भी एक इंसान को छुपाया जा सके। और कुछ इसी तरह से लोगों की सोवियत बॉर्डर से तस्करी की जाती थी। सच में एक बेहतरीन आइडिया है। मैजिक मैनुअल में साइन लैंग्वेज पर भी खास ध्यान दिया जाता था ताकि एजेंट छुपकर एक दूसरे से बात कर सके, जैसे कि टाई की नॉट के जरिए भी मैसेज को कम्युनिकेट किया जा सकता है। अगला मेथड है गिफ्ट पैकिंग का। गिफ्ट पेपर के रंग और पैटर्न के साथ ही रिबन के बांधने के तरीके से और तो और गिफ्ट के पकड़ने के तरीके से भी मैसेज कम्युनिकेट किया जा सकता है। और यही कॉन्सेप्ट बुक्स पर भी लागू होता है। यहाँ तक कि एजेंट्स फ्रैक्चर की पट्टियों, बैंडेज और उनके कलर पोजिशनिंग के जरिए भी मैसेज दे सकते हैं। ये मैसेज बिना किसी से बात किए दूर से भी दिए जा सकते हैं। कोई भी चीज जिसमें अलग अलग डिजाइन हो और सिग्नल दे सके उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम पास की चीजों की बात करें तो शोलेस सिग्नल देने के लिए बेहतरीन डिवाइस है, तभी जब तक कि वे दोनों पैरों में एक जैसे बंधे हों। उनके बांधने के तरीके और इस्तेमाल किए गए मटेरियल से कई मैसेज पहुंचाए जा सकते हैं, जैसे कि मेरे पास एक मैसेज है या फिर मैं निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये सब तो CIA के मैजिक मैनुअल के बस कुछ उदाहरण हैं। एकमात्र मैकल्ट्रा का बचा हुआ डॉक्यूमेंट, ये हमें CIA और US गवर्नमेंट के कम्युनिज्म से बचने के लिए अपनाई गई कुछ तकनीकों की बस एक झलक है। हालांकि प्रेसिडेंट फोर्ड और चर्च कमीशन ने मैकल्ट्रा को 1976 में बैन कर दिया था, लेकिन ये बात सभी को मालूम है कि CIA के सीक्रेट प्रोग्राम्स और ट्रिक्स ने एजेंसी के लिए अपने पीछे विरासत छोड़ी है। इनमें से कौन सी ट्रिक आपको सबसे ज्यादा स्मार्ट लगी? क्या आपको जासूसी करने में इस्तेमाल की जाने वाली किसी ट्रिक के बारे में मालूम है? और क्या आप इस मैनुअल की और भी ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं? तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में आकर मुझे जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।